हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर। और एक्सपेक्ट करते हैं कि सबका 10th क्लास अच्छे से गया होगा और अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, क्योंकि 11th का मैथ्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ये बोल सकते हो आगे के फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 11th से ही तुम्हारा आगे कैरियर डिसाइड होता है कि तुम किस डायरेक्शन में जाने वाले हो। ऐसे 12th के बाद कई लोगों का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन मेन 11th से ही बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि एटलीस्ट उनको किस फील्ड में जाना है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग ये डिसाइड कर चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं 11th का वेरी फर्स्ट चैप्टर सेट्स। ये सेट्स पढ़ना है तो सबसे पहले ये समझते हैं सेट्स वर्ड जनरल लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो सेट वगैरह तो हम कम यूज़ करते हैं जनरल लाइफ में। ये एग्जैक्टली इसी का एक हिंदी वर्ड होता है। सब लोग अगर हिंदी पढ़े होंगे तो एक समूह वगैरह वर्ड तुमको मिला होगा, सब लोग इस वर्ड से फैमिलियर हो गए। समूह, अगर इसी का इंग्लिश वर्जन अगर हम समझें तो दैट इज कलेक्शन। अब ये समझ लो, ये कलेक्शन वर्ड से सब लोग फैमिलियर हो गए। अब ये कलेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है? तो कलेक्शन तुम्हारे माइंड में बहुत सारी चीजें आ सकती है। कलेक्शन के बारे में समझे, इट मीन्स 11 क्रिकेटर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो 11 क्रिकेटर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में अगर सोचो तो एक कलेक्शन है। तो अगर सोचो, अगर हम तुमसे बोल दें 11 क्रिकेटर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, तो तुम्हारे माइंड में कौन से 11 प्लेयर्स आएंगे ये तुम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते इट मीन्स तुम्हारे लिए हो सकता है कुछ और हो, मेरे लिए हो सकता है कुछ और हो, किसी और के लिए हो सकता है कुछ और हो। अब उसी के लिए कुछ अनदर एग्जांपल है, बोले 5 बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड। तो 5 बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड इट मीन्स दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन लेखक। अब ये बेहतरीन इट मीन सबसे बेस्ट, किसी को प्रेमचंद पसंद होंगे, किसी को कुछ फॉरेन राइटर पसंद होंगे, किसी अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है हो सकता है उनको कुछ साइंटिस्ट का कुछ लिखा हुआ बुक पसंद आया हो। तो ये नहीं बोल सकते कि बेस्ट राइटर का कुछ डिफिनीशन होता है, कि बेस्ट राइटर का कुछ कैटेगरी है कि अगर कोई इस तरह का बुक लिखता है तो वो बेस्ट होगा। तो कुछ ऐसे कलेक्शंस होते हैं, उन जिन कलेक्शंस का कोई एक प्रॉपर डिफिनीशन नहीं हो सकता, प्रॉपर डिफिनीशन नहीं बता सकते कि ये बेस्ट है। उसी तरह अगर हम बोलें सिंपल बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड तुम देखते होगे कि कई बार अगर हम आईसीसी की भी बात करें तो वो जिस साल बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड एक प्लेयर को देता है अगले साल किसी और को मिल जाता है। तो ऐसा थोड़े ना है कि बेस्ट है जो वो बदल गया, तो जो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है वो बेस्ट, वो भी बेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये बोल सकते हो कि ऐसे कलेक्शन जिसके एलिमेंट्स सबके लिए हमेशा के लिए आइडेंटिकल हो, उस तरह के कलेक्शंस को हम एग्जैक्टली सेट्स कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसे बोल सकते हो ऐसे कलेक्शन को जिसको हम एक प्रॉपर डिफिनीशन दे सकते हैं तो उसको हम एग्जैक्टली सेट्स बोलेंगे। तो कुछ ऐसे कलेक्शंस के बारे में सोचो जिसको तुम प्रॉपर डिफिनीशन दे सकते हो। अगर हम बोले दैट इज इवन नंबर, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, तो अगर हम बोले इवन नंबर तो इवन नंबर सबके लिए सेम होगा। ऐसा नहीं है कि 2 4 6 8 किसी के लिए इवन है और किसी के लिए इवन नहीं होगा, वो सबके लिए इवन है। तो कौन सा कलेक्शन एग्जैक्टली सेट होगा, इसके लिए सिंपल समझ लो, उस कलेक्शन को हम एक प्रॉपर डिफिनीशन दे सकते हैं। और डिफिनीशन देने का मतलब है कि उस कलेक्शन के सारे एलिमेंट्स वर्ल्ड के सारे पर्सन्स के लिए सेम हो, तो उसको हम एग्जैक्टली सेट्स बोल सकते हैं। तो अगर हम सेट को सिंपल डिफाइन करें, सिंपल डिफिनेशन ऑफ द सेट, डिफिनेशन जस्ट हम लिख दे रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पहचानने के लिए, मेन जस्ट ओके माइंड में भी रख सकते हो। दैट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स कुछ भी बोल सकते हो। और वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? इट मींस वी कैन असाइन ए प्रॉपर डेफिनेशन टू दैट कलेक्शन। जैसे हम वही बोले 5 बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड, तो बेस्ट राइटर का हम एक प्रॉपर डिफिनेशन असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब वो कलेक्शन एक सेट नहीं होगा। जिसको हम एक प्रॉपर डिफिनेशन दे सकते हैं, वेल डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ही कलेक्शंस सेट कहे जाते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स तुमको दिखेंगे, गिवन कलेक्शन इज ए सेट और नॉट, तो जस्ट ये आइडेंटिफाई करो गिवन कलेक्शंस के जितने भी एलिमेंट हैं क्या सबके लिए आइडेंटिकल है, या इवन बोल सकते हो क्या उसको एक प्रॉपर डिफिनीशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो वेल डिफाइंड इट मींस वी कैन असाइन ए प्रॉपर डिफिनीशन, we can assign a proper definition
to the collection and such type of collection is called a set. तो ये हुआ सिंपल ये चेक करना कि एग्जैक्टली कौन कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होगा। तो ना ये तो हुआ सेट पहचानने के लिए। अब अगर सपोज कोई कलेक्शन सेट हो गया तो वो कोई कलेक्शन के सेट हो जाने के बाद हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सिंपल शम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट का यूज करते हैं। कैपिटल अल्फाबेट इट मींस ए टू जेड, कोई भी अल्फाबेट ले लो, लेकिन गलती से भी कोई स्मॉल अल्फाबेट यूज नहीं कर सकते। जैसे हम बोले ए इज ए सेट ऑफ इवन नंबर, तो ए इज ए सेट ऑफ इवन नंबर बोले तो स्मॉल ए और कैपिटल ए नहीं बोल रहे, लेकिन तुमको ए कैपिटल ही यूज करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी कलेक्शन सेट है तो उस कलेक्शन को अगर हम नाम रखते हैं तो एग्जैक्टली वो हमेशा एक कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए। इट मींस ये बोल सकते हो एवरी सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। इट मींस सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, एनी अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन का। तो अब ऐसे केस में कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन बताए गए हैं। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब है कि जैसे मान लो नेचुरल नंबर हुआ, तो वो एक सबके लिए नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल बोलते हैं, तो उसका कुछ स्पेशल नाम रखा गया है रिप्रेजेंटेशन में। तो वो क्या क्या है देखेंगे। नेचुरल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर पहली बार सुन रहे होगे, हम फिर भी एक्सप्लेन करेंगे कि जितने भी कुछ नंबर्स के कलेक्शन ऑलरेडी जो तुम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होगे, उन सब का एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है जो एक डेफिनेट अल्फाबेट दिया गया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ना some special representation of the collection of numbers, some special representation, some special representation। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन में बात करें तो सबसे पहले हम सिंपल ले लेते हैं n। तो कैपिटल N जो हम यूज करते हैं दैट रिप्रेजेंट द नेचुरल नंबर। ये सिंपल याद रख लोगे सब लोग कि कैपिटल N जहां भी रहे तो वो नेचुरल नंबर के कलेक्शन को डिनोट करता है, क्योंकि सेट एग्जैक्टली क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और नेचुरल नंबर डेफिनेट है, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है और सबके लिए सेम भी होता है। तो वो नेचुरल नंबर एक सेट है और उसको हम n से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद आता है अगेन होल नंबर, एंड होल नंबर को हम लोग w से डिनोट करते हैं, होल नंबर। उसके बाद होल नंबर के बाद आता है एग्जैक्टली रेशनल इंटीजर ले लेते हैं। उसके बाद रेशनल देखते हैं। इंटीजर को दो अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। समटाइम्स आई से कई बार डिनोट किया जाता है और समटाइम्स जेड से। आई और जेड रिप्रेजेंट इंटीजर्स। ये सबको पता होगा इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर सिंपल कंप्लीट नंबर, इट मींस just -1, -2, -3, -4, -5 up to -infinity, and in positive sense that is 0 is also included, 0 1 2 3 up to infinity। it means the complete number। वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बट पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द रेशनल नंबर। नाउ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q, this is rational number, and after that real number is denoted by r। It means R represent the real number, and there is largest possible collection that is complex number C। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसके बारे में हम अभी ब्रीफली बताते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 11th में इसका एक स्पेशल चैप्टर पढ़ने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटेल। जस्ट अभी हम इसका ब्रीफ बताते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। रियल नंबर अगर सबको पता हो तो रियल नंबर के बहुत सारे डिफिनेशन है। एक जैसे तुम लोग पढ़े होगे जूनियर क्लासेस में कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, हम यहां पे कुछ अनदर डिफिनेशन बताते हैं। इट मींस द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो वो रियल होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी नंबर हैं जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता। जैसे हम अगर बोल दें कौन सा ऐसा नंबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 का अगर स्क्वायर कर दो तो ये 2 और ये स्क्वायर रूट समझते हो पावर 1/2 -2 प्रोड्यूस करता है।
तो ये बोल सकते हो कि यहां पे जो रूट अंडर निगेटिव टर्म रखा गया है वो एक रियल नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर जो रियल नहीं होते उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को जनरली आई से डिनोट करते हैं, लेकिन वो सेट्स में तुमको यूज करने को नहीं मिलेगा। तो इमेजिनरी नंबर सिंपल हम यहां पे लिख देते हैं साइड में, पहली बार देख रहे होगे इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या है? दैट इज द नंबर whose square is negative। और इसका फॉर्मेट क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर रहेगा, वो एग्जैक्टली इमेजिनरी का फॉर्मेट है। तो अब सोचो, अभी तक जो तुम लोग पढ़े थे वो रियल नंबर सबसे लार्जेस्ट कलेक्शन था नंबर का, मतलब कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। लेकिन हम यहां पे एक नया नंबर का कलेक्शन पढ़े इमेजिनरी, मतलब कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो रियल नहीं होते। तो किस तरह के नंबर रियल नहीं होते? तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर लिखा रहेगा तो वो रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है। और अगर वो इमेजिनरी नंबर होता है तो अब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों के कलेक्शन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इट मीन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट। इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर भी हम लोग देखेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल में तुमको देखने को मिलेगा। जब कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बताएंगे। नाउ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो ये सोच लो, तुम कोई भी नंबर अपने माइंड में सोचो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है जो तुम पेपर पर लिख सकते हो सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द नंबर्स दैट इंक्लूड्स द रियल एज वेल एज इमेजिनरी। अगेन बता दें, रियल क्या है? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है वो रियल होता है, और ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है वो इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी का सिंपल फॉर्मेट क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म लिखा जाएगा। तो ये तो था सिंपल कुछ रिप्रेजेंटेशन कुछ नंबर्स का स्पेशल अल्फाबेट से रिप्रेजेंटेशन। ये याद रखोगे, N फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर, I और Z फॉर इंटीजर्स, Q फॉर रेशनल नंबर, R फॉर रियल नंबर एंड C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद ये सबको याद रख लेना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी सेट को हम एग्जैक्टली कैसे रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंट इट मींस डिनोशन तो सीख गए कि अल्फाबेट से लिखते हैं, लेकिन उसके एलिमेंट्स को हम कैसे शो करते हैं देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखे और कुछ स्पेशल लेटर्स देखे जो कुछ नंबर्स के कलेक्शन को डिनोट करता है। तो अब सेट को हम तो ये देख लिए कि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर सेट के एलिमेंट्स बहुत सारे हैं तो उसके एलिमेंट्स को हम कैसे शो करेंगे नाउ वो देखते हैं। नाउ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज रिटन इनसाइड ब्रेस ब्रैकेट। अब ये ब्रेस क्या है उसको समझते हैं। ब्रेस ब्रैकेट एग्जैक्टली सब लोग कुछ ब्रैकेट्स के बारे में पढ़े होंगे, तो ब्रैकेट का यहां पे नाम बता दें, ये ब्रैकेट एंड दिस वन। तो इसका जो नाम है इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। स्मॉल ब्रैकेट भी सब लोग पढ़ते होंगे, लेकिन जो टेक्निकल नेम यूज होता है वो पैरेंथेसिस। दिस इज ब्रेस ब्रैकेट, this is brace bracket and this one is called square bracket। तो अब अगर कोई भी सेट होगा तो वो सेट के एलिमेंट्स को हम ब्रेस के अंदर लिखेंगे। कभी भी सेट्स के एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। तो जस्ट अगर हम देखें, A is a set of positive even number। पॉजिटिव इवन नंबर है। अगर एक पॉजिटिव इवन नंबर के सेट को डिनोट करता है तो हम कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू ब्रेस ब्रैकेट के अंदर जो पॉजिटिव इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इंफिनिटी। ट्रिपल डॉट देंगे ये शो करने के लिए कि इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये क्या देख रहे होगे, ब्रेस के अंदर हम किसी भी सेट के एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। और अगेन बता दें, गलती से भी इस ब्रेस ब्रैकेट के अलावा पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना होगा। तो ये सेट्स में और कॉमा से सेपरेट करके लिखना होगा।
सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक और टेक्निक है जो हम आगे देखेंगे, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। इट मींस हाउ ए सेट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट वेज। तो अब यहां से ये आ गया, सपोज ए एक सेट है जिसके कुछ एलिमेंट्स यहां पे शो किए गए हैं। ऐसे ए में बता दें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि इवन नंबर इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो इसमें इनफाइनाइट है। यहां पे एक और सिंबल यूज होता है सेट्स में, जो कि बहुत सारे फिजिक्स के चैप्टर्स में, मैथमेटिक्स के चैप्टर में भी यूज होता है। यहां पे हम पहली बार बताने जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। टेंथ में ज्यादातर वो, टेंथ तक ज्यादातर वो यूज नहीं मिला होगा। यहां पे जब पढ़ोगे या इसके बाद जब कोई चैप्टर मिलेगा वहां पे बहुत यूज होगा उसका। अब अगर सपोज टू एक एलिमेंट है जो ए के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं टू बिलोंग्स टू द सेट। है बिलोंग्स टू इट मींस उसमें शामिल है, हमको सामने दिख रहा है। तो अगर टू इसमें प्रेजेंट है तो हम उसको लिखते हैं टू बिलोंग्स टू सेट ए, और ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है तो हम उसको बिलोंग्स टू का सिंबल रखते हैं। लेकिन अगर सपोज बात करें यहां पे थ्री, तो थ्री तो ए सेट का मेंबर नहीं है, तो इसमें लिखेंगे थ्री नॉट बिलोंग्स टू ए। जस्ट बिलोंग्स टू को क्रॉस कर लोगे तो यही नॉट बिलोंग्स टू होगा। दिस सिंबल इज फॉर नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरह से अगर कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करना हो, अगेन बता दें वो कैपिटल से डिनोट करोगे, उसके सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके ब्रेस ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। और अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है तो उसके लिए हम बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे, और अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट का मेंबर नहीं होगा उसके लिए नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। और एक और टर्म समझ लो, बिलोंग्स टू के पहले जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट राइट वाले सेट का अंदर में एक एलिमेंट होना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि हम ये बता रहे हैं केवल अंदर में एलिमेंट, क्योंकि सेट के अंदर भी सेट्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देखना इसी में। सपोज हम ले लें बी एक सेट, बी इज इक्वल टू जस्ट ए कॉमा बी कॉमा दैट इज सी कॉमा डी कॉमा ई, इस तरह का सेट है। तो ये देख रहे होगे बी के अंदर एग्जैक्टली क्या है, ए बी, और ये जो है हम इसको एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे। तो बोल सकते हैं बी सेट के अंदर यहां पे 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि यहां पे सी और डी कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता। जब भी होगा ये कंप्लीट जो सेट दिख रहा है ये सेट बी सेट का एक मेंबर है। तो बोल सकते हो यहां बी सेट के अंदर एक अनदर सेट प्रेजेंट है, क्योंकि कोई भी एक सेट अनदर सेट का मेंबर हो सकता है। तो अगर इसके लिए बिलोंग्स टू का अगर हम टर्म यूज करें तो यहां पे अगर कोई लिखेगा, पूछेगा कि सी बिलोंग्स टू बी और नॉट, तो सी यहां पे अकेला तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सी और डी को हम अलग अलग लिख भी नहीं सकते। तो अगर कभी भी चेक करना हो तो एक सिंपल मेथड बता दें, बिलोंग्स टू के पहले जो टर्म दिख रहा है वो इंडिविजुअली उस सेट का मेंबर होना चाहिए। तो इंडिविजुअली तो यहां नहीं है, वो डी के साथ है, इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू होगा। सिमिलरली अगर हम डी की बात करें तो डी अकेला प्रेजेंट नहीं है, वो सी के साथ प्रेजेंट है, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू बी होगा। लेकिन अब अगर हम लिखें सी कॉमा डी इनसाइड ब्रेस ब्रैकेट कंप्लीट, तो अब ये बिलोंग्स टू बी होगा, क्योंकि बिलोंग्स टू के पहले जो टर्म है वो कंप्लीट बी का एक मेंबर है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी सेट गिवन है, उस सेट के एलिमेंट को देख करके अगर बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन असाइन करना है तो हम इजीली असाइन कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस में जब तुम कोई टेक्स्ट बुक सॉल्व करोगे ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बाय द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, जो तुम इजीली चेक कर सकते हो। तो ये तो था सिंपल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करना। और अगेन बता दें, जो लास्ट टाइम हम लोग नंबर्स का कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर एंड बहुत सारे थे, वो सबको याद रखना होगा कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर्स के कलेक्शन को डिनोट करता है, क्योंकि आगे आने वाले प्रॉब्लम्स या फिर इसके बाद के बहुत सारे चैप्टर्स में तुमको वो यूज करने को मिलेगा। तो वो देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि सेट्स को हम यहां पे बताएं कि ब्रेस ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, तो ये एक मेथड हो गया। एक और तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि हम सेट को कैसे डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर कभी भी
कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल पे जाकर के सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो। हम डेफिनेटली तुम लोग का हम उसको रिप्लाई करेंगे कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो सके। अगर फिर भी लेकिन कमेंट में जाने के लिए सबसे पहले है तुमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो वो जरूर करोगे, तभी तुम कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ अपना डाउट पूछ सकते हो। तो देखते हैं आप टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला आता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दोनों एक ही हैं, और उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम वन बाय वन कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हम देख लेते हैं, एक सेट लिखते हैं और उसी सेट को हम दो अलग अलग तरीके से लिखना सीखते हैं। तो हम सेट ले लेते हैं ए, और ए इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। सिंपल ले रहे हैं एकदम, हम फिर अलग अलग केसेस में देखेंगे डिफरेंट टाइप का। तो हम यहां पे ए सेट लिए हैं, ए इज ए सेट ऑफ इवन नंबर। अब इस पॉजिटिव इवन नंबर है, अगर ए सेट को हम रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक क्या है कि हम उस सेट के हर इंडिविजुअल एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। इट मींस when a set is written in tabular form or roster form, every element of the set is written inside the brace bracket and separated by comma. It means उस सेट के हर इंडिविजुअल एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके ब्रेस ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इट मींस 2 4 6 8 10। तो तुम बोलोगे हर इंडिविजुअल एलिमेंट लिखेंगे कैसे, इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन ऐसा हमको शो करना होगा कि हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट को मेंशन कर रहे हैं, तो हम यहां पे ट्रिपल डॉट दे देंगे। तो ये इस सेट को अगर हम टेबुलर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिखें, इसका मतलब है उस सेट के हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके ब्रेस ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। लेकिन अगर इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हुआ, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इसी सेट को क्या करना है, ब्रेस ब्रैकेट सेम यूज करना है, लेकिन जो ब्रेस ब्रैकेट के अंदर लिखने वाला टर्म है वो बदल जाएगा। और वो क्या बदल जाएगा, तो वो कॉन्सेंट्रेट करना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में करना क्या है, तुमको एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है। बता दें, रोस्टर फॉर्म की तरह हर एलिमेंट को नहीं लिखना, एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है ब्रेस ब्रैकेट के अंदर, लेकिन वो प्रॉपर्टी पढ़ के ये क्लियर होना चाहिए कि वो पॉजिटिव इवन नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिमेंट नहीं लिखने, प्रॉपर्टी लिखनी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी पढ़ के ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वो पॉजिटिव इवन नंबर को ही डिनोट करता है। तो आखिर वो प्रॉपर्टी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नाउ a is equal to x such that x is a positive even number। तो बताओ, हम यहां पे एक भी इंडिविजुअल एलिमेंट तो नहीं लिखे, यहां पे क्या लिख रहे हैं, x such that x। इसको प्रोनाउंस करने का टेक्निक, x such that x। इट मींस यहां पे लिखे कि a इज ए कलेक्शन ऑफ x, लेकिन वो x क्या है, तो सच दैट के बाद डिफाइन किया गया कि x एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव इवन नंबर है। इसका मतलब कि जब भी इस स्टेटमेंट को कोई भी पढ़ेगा तो उसके माइंड में पॉजिटिव इवन नंबर इट मींस 2 4 6 8 10 अप टू इंफिनिटी ही क्रिएट होंगे, किसी के माइंड में कोई और क्रिएट नहीं होगा। तो यह समझ लो कि इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लिखें तो यहां से हम एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखे हैं, एक भी एलिमेंट नहीं लिखे, लेकिन वो पढ़ के वही सारे एलिमेंट हमारे माइंड में क्रिएट हो रहे हैं जो एलिमेंट हम उस सेट के लिए टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखे थे ना। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेट है चाहेंगे मैथमेटिकल सिंबल का यूज करके कुछ प्रॉपर्टीज बनाएं। तो ये जो हम यहां पे लिखे हैं जनरली हम ये प्रेफर नहीं करते, ये गलत नहीं है, लेकिन इसको हम जनरली प्रेफर नहीं करते। हम मैथमेटिकल सिंबल का यूज करके कोशिश करते हैं सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। तो देखते हैं आखिर डिफरेंट वे में, और डिफरेंट वे में सेट बिल्डर फॉर्म में ही है, लेकिन डिफरेंट वे में मैथमेटिकल सिंबल का यूज करके हम कैसे इस सेट को लिखते हैं। तो ध्यान देना, तो याद रखना, जब हम सिंबल का यूज करना चाहते हैं तो करेस्पॉन्डिंग टेबुलर फॉर्म को ऑब्जर्व करना, पहली बार है तो कंसंट्रेट करना हम कैसे किसी सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो अब अगर इस सेट को ऑब्जर्व करो तो जस्ट ये देख रहे होगे, ये 2 है, इसको हम 2 into 1 लिख सकते हैं, इस 4 को 2 into 2, इस 6 को 2 into 3, और इस तरह से ये 2 into 5। तो यहां पे ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं वो सारे एलिमेंट 2 नंबर का प्रोडक्ट है, और बोल सकते हो 2 का मल्टीपल है।
2 का मल्टीपल है सारा का सारा। इट मींस इन सारे नंबर को ऑब्टेन करने के लिए अगर हम 2 को 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, मतलब 2 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस सेट के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो नेचुरल नंबर है। देख रहे होगे 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। इट मींस ये सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 को अगर नेचुरल से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसी का जस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसका लिख रहे हैं लेकिन मैथमेटिकल सिंबल का यूज करके। तो क्या लिखेंगे, x such that x मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल x वेयर x इज व्हाट, तो x इज व्हाट, x इज मल्टीपल ऑफ 2, तो हम 2 लिख दे रहे हैं लेकिन 2 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो नंबर क्या है, नेचुरल, तो हम नेचुरल लिखेंगे लेकिन वो नंबर बदल रहा है तो हम इन सबको 2n लिख देते हैं। और जो n है वो फिक्स नहीं है, n कैन टेक द वैल्यूज ऑफ एनी नेचुरल नंबर, तो हम यहां 2n लिख दिए और बता दिए कि n क्या है, तो n इज नेचुरल नंबर। तो अब ये देखो यहां पे हम कोई इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं लेकिन इसको पढ़ के तुम्हारे माइंड में जो नंबर क्रिएट होंगे वो क्या क्या होंगे, तो देखना x क्या है, तो x 2n के इक्वल है, तो आखिर वो 2n में n क्या है, तो n किसी भी नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। तो तुम नेचुरल नंबर को 1 से लेकर के इंफिनिटी तक रिप्लेस करते चले जाओ, तो उस केस में 2 into 1 1, 2 into 2 4, 2 into 3 6। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी लिखा गया है वो प्रॉपर्टी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एग्जैक्टली यही सारे एलिमेंट प्रोड्यूस होके आएंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हुआ इसी सेट का सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ और इसी सेट का रोस्टर फॉर्म में हुआ। तो अगेन हम दोनों को समराइज करें कि अगर किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यू हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। And if you have to write a set into set builder form, you have to write a common property that is satisfied by every element of the set. It means ये समझ लो अगर ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन तुमको पता चल जाए कि आखिर दोनों का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक में सारे एलिमेंट को लिखना है, एक में कॉमन प्रॉपर्टी को लिखना है, तो अब अगर कोई भी सेट रोस्टर में है तो तुम सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो और अगर सेट बिल्डर में है तो तुम रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि अगर कोई सेट रोस्टर फॉर्म में दिया गया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये अगर चाहो तो जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि कैसे रोस्टर टू सेट बिल्डर और सेट बिल्डर टू रोस्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस फॉर कन्वर्जन ऑफ द गिवन सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे कुछ सेट रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं और इन सब को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये सारे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे, अगर ये सारे क्वेश्चन को देख लोगे तो तुमको डेफिनेटली ये एक पैटर्न मिल जाएगा कि कैसे किसी भी सेट को हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां पे दिख रहा होगा अगेन कुछ लास्ट टाइम जो लिखे थे उसमें क्या था, ये भी पॉजिटिव इवन नंबर है लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, ये 10 तक है। इसका मतलब ये जो है वो 2 into 1 है और ये लास्ट वन 2 into 5 है। मतलब हम ये सारे नंबर को 2 से नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल सारा नेचुरल नंबर ही है, नंबर नहीं है, वो 1 से लेकर केवल 5 है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, x such that x is equal to 2n। तो जो लास्ट टाइम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखे थे वो अभी भी नेचुरल है नंबर है लेकिन सारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड दैट n start from 1 and into 5, it means that n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 5। और इसी को चाहो तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, n greater than 0 less than or equal to 5, और ऐसा भी लिख सकते हो n greater than 0 less than 6, क्योंकि ये सारा एग्जैक्टली एक ही नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 उन्हीं सबको रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों में से कोई एक ही लिखोगे, सब नहीं लिखना होगा, कोई एक लिखना होगा। तो हम ये सेलेक्ट करना है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 5। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो ना। तो ये समझ पा रहे होगे, लास्ट टाइम था जो वो इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर था, सॉरी इंफिनिटी तक पॉजिटिव इवन नंबर था, तो हम यहां पे ये कंडीशन नहीं बताए थे, लेकिन यहां पे क्या है, केवल 10 तक पॉजिटिव इवन नंबर है। तो यहां पे
सारे नंबर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं नेचुरल नंबर से, लेकिन वो नेचुरल नंबर केवल 5 तक का है, तो ये कंडीशन यहां पे एक्स्ट्रा मेंशन किया गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कुछ उसी तरह का है। अगर ये देखो 3, यहां पे 2 के मल्टीपल है, यहां 3 के मल्टीपल है, इट मींस दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, last one 3 into 5. So now all the elements of the B set can be obtained by multiplying 3 by the natural number, and again the natural number lies from 1 to 5. तो अगेन हम इसको लिख सकते हैं, जो लास्ट टाइम x is equal to 2n लिखे थे, अब उसके बदले 3n लिखना होगा। तो x such that x is equal to 3n where n belongs to natural number and n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 5. तो सिंपल ये दोनों एक ही तरह का था, बस यहां पे 2n था और यहां पे 3n। अब नेक्स्ट समझना, और ये बता दें किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में एक तरह से नहीं लिखा जा सकता। तो कई बार हो सकता है कि जब तुम किसी सेट को रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, बुक से अगर सॉल्व कर रहे हो तो आंसर मैच करो तो मैच ना करे, तो तुम सोचोगे सही कैसे पता चलेगा। तो आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है, जस्ट खुद पे बिलीफ रखो कि तुम्हारा जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया गया है वो सही है ना। तो अब ये देखो, ये क्या है, -2 -1 0 1 2। तो तुमको एक ऐसा प्रॉपर्टी ढूंढना हो ये सब मिलकर के सेटिस्फाई करता है। तुम ये देख रहे होगे सारे के सारे इंटीजर्स हैं, और वो इंटीजर्स कहां से कहां के बीच में है, तो -2 और 2 के बीच में है। तो ये लिख सकते हो x such that x belongs to z, z represent the integer, but that integer is not all integer, there is only 5 integer, it means x is greater than or equal to -2 and less than or equal to 2। तो अगर -2 और 2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स लिखो ये सारे आएंगे, तो हम यहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं लिखे, लेकिन सारे एलिमेंट एक तरह से इस प्रॉपर्टी से हमको मिल जाने वाले हैं। एक और देखो कि इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं। अगर हम तुमसे बोले कि x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 में x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, मतलब ऐसा इंटीजर बताओ, इंटीजर की बात कर रहे हैं। इट मींस x सच दैट x बिलोंग्स टू z, इसी का सेक्शन है ये दोनों। x सच दैट x बिलोंग्स टू z वेयर x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब ऐसा इंटीजर बताओ जिसका स्क्वायर या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। तो डेफिनेट है तुम्हारे माइंड में जो इंटीजर है यही चारों आएंगे, क्योंकि इनके अलावा कोई इंटीजर देखो तो उसका स्क्वायर 4 से बड़ा होगा। अगर लेफ्ट में देखें इट मींस नेगेटिव में तो -3, और -3 का स्क्वायर 9 होता है जो 4 से छोटा नहीं है या 4 के इक्वल नहीं है। अगेन इसके राइट में देखें 3, तो 3 का स्क्वायर 9, अगेन वो 4 से छोटा नहीं है, 4 से बड़ा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x such that x belongs to z, x square less than or equal to 4 exactly again इन्हीं सारे एलिमेंट को डिनोट करता है। तो यहां से तुमको क्या मिला, हम एक ही सेट को रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में 2 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। हो सकता है जब आंसर देखो तो किसी बुक में आंसर लिखा हो, किसी बुक में ये आंसर लिखा हो। दो आंसर तो रेयरली पॉसिबल है कि कहीं तुमको मिलेगा। तो जस्ट ये श्योर हो जाना कि जब भी तुम सेट्स को रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हो, उस प्रॉपर्टी से तुमको वही सारे एलिमेंट मिलने चाहिए जो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। तो अब अगेन आते हैं नेक्स्ट वन, डी ना, इसको हम हटा रहे हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसको ना। दिस इज इक्वल टू, अब अगेन देखो ये सारे नंबर देख करके तुमको जस्ट एक पैटर्न देखना है। हम हर बार एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस पैटर्न के हेल्प से हम सेट को करस्पॉन्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकें। तो ये पैटर्न देखो, ये तुमको दिख रहा होगा, दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर। तो डिफरेंट है, ये सारे नंबर कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, और अगेन वो कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं है, दैट नेचुरल नंबर ओनली वेरीज फ्रॉम 1 to 5। इट मींस दीज ऑल नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5। तो क्या करेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू, जो बदल रहा है वो कौन बदल रहा है, पावर तो सेम है, और जो बदल रहा है वो बेस बदल रहा है, तो हम बेस को नाम रख देते हैं n। इट मींस n स्क्वायर वेयर n इज व्हाट, तो n is natural and that n varies from 1 to 5, ये चलेगा। तो आप डेफिनेट है कुछ ना कुछ पैटर्न बनाना सीख पा रहे होंगे सब लोग। लास्ट वन देखते हैं। अब ये देखो 1 5 25 125 625, ये लग रहा होगा 5 to the power 1 is 5, 5 to the power 2 is 25, 5 to the power 3 is 125, power 4 is 625। लेकिन 1 क्या का, तो 1 को तुम डेफिनेटली 5 to the power 0 लिख सकते हो। तो दिस इज 5 to the power 0, दिस इज 5 to the power 1, दिस इज 5 to the power 2, दिस इज 5 to the power 3 and दिस इज 5 to the power 4। तो डेफिनेट है दिस कैन बी रिटन एज x सच दैट, नाउ यहां पे बेस फिक्स है 5,
दिस इज 5 टू द पावर 1 और पावर बदल रहा है एंड इट मींस 5 टू द पावर n। यहां पे बेस बदल रहा था, पावर सेम था, यहां पे बेस सेम है और पावर बदल रहा है, लेकिन जो पावर है बता दें यहां नेचुरल नहीं है, क्योंकि जीरो नेचुरल में इंक्लूड नहीं होता। तो जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव 0 1 2 3 4, जो लास्ट पावर है इस केस में 5 का वो 4 है। इसका मतलब 0 से लेकर के 4 तक उसको हम होल नंबर में डाल सकते हैं। तो अब यहां पे हम इस n को ये नहीं बताएंगे कि वो नेचुरल नंबर है, इस बार बताएंगे कि वो n एक होल नंबर है, और वो होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस डेफिनेट है 0 से, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। तो इस तरह से तुम क्या देखे कि हम दिए गए सेट्स को रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं जस्ट बाय फाइंडिंग ए पैटर्न इन द गिवन सेट। अगर वो पैटर्न तुमको मिल जाएगा तो तुम लिख सकते हो सेट्स को रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में। अब कुछ क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करोगे किसी भी बुक से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपोजिट सेंस का देख लेते हैं कि अगर कोई भी सेट सेट बिल्डर फॉर्म में रहा तो हम उसको करेस्पॉन्डिंग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन का। जस्ट वी हैव टू राइट द सेट इनटू रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए जस्ट अब हमको सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके ब्रेस ब्रैकेट के अंदर लिखना होंगे। तो अगर देखो x बिलोंग्स टू z x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, अभी हम कुछ देर पहले रिवर्स वर्जन देखे तो ऐसा इंटीजर चाहिए जिसका स्क्वायर 4 और 4 से छोटा हो, तो हम लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2 ना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलरेडी हम प्रीवियस में एक्सप्लेन कर चुके थे ना। अब ये देखो x एक होल नंबर है और वो होल नंबर -9/2 से बड़ा और 3/2 से छोटा हो, तो जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग just write this number into decimal and this number into decimal। तो क्या लिख सकते हो -4.5 इसको और ये 3/1.5। तो अब ये सोचो -4.5 से बड़ा होल नंबर, और ऐसा भी बता दें होल नंबर 0 से स्टार्ट ही होता है, फर्स्ट होल नंबर इज 0 एंड आफ्टर दैट इज ऑल नेचुरल नंबर, तो 0 1 2 3। तो अब यहां से बड़ा जो नेचुरल नंबर लेंगे पहला होल नंबर ही वो 0 होगा, तो 0। इससे कोई डिस्टर्ब नहीं होना कि ये -9/2 है तो उसके इक्वल होल नंबर होगा या नहीं होगा। हमको वही होल नंबर लिखने हैं जो इससे बड़ा और इसके बीच में हो, तो इससे बड़ा जो पहला होल नंबर है वो 0 आता है और इससे छोटा जो होल नंबर मतलब 1.5 से छोटा वो 1 आता है। तो यहां पे केवल 2 ही एलिमेंट होंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, x is a real number which satisfy this quadratic equation। तो रियल नंबर विच सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सब लोग को पता हो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो अगर x इज इक्वल टू 2 एंड 3 आया, जो कि दोनों सिंपल है रियल नंबर है, तो यहां से 2,3 लिख सकते हो, सिंपल है ये। नेक्स्ट देखना, फोर्थ नंबर, x इज एन इंटीजर विच इज ग्रेटर देन -9/2। तो ग्रेटर देन -9/2 इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट -4.5 and this represent the 5.5। तो डेफिनेट है 5.5 से छोटा और -4.5 से बड़ा। तो जो इंटीजर है, पहला इंटीजर जो -4.5 से बड़ा होगा वो होता है -4, फिर उसके बाद -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 5.5 से छोटा है और यहां पे इक्वल है, तो ये देख करके मत समझना कि इक्वल लगा हुआ है तो 5.5 भी इंटीजर हो जाएगा। अगर इसके इक्वल में इंटीजर होता तभी लिखते, जैसे अगर मान लो यहां पे हो जाता 5 तो हम 5 लिखते, अगर यहां पे हो जाता 6 तो 6 भी इंक्लूड हो जाता, लेकिन यहां पे जो टर्म है 5.5 है, तो 5.5 के इक्वल में तो कोई इंटीजर है ही नहीं, मतलब 5.5 खुद इंटीजर नहीं है, तो हम यहां पे 5.5 लिख ही नहीं सकते, केवल कंप्लीट नंबर लिखने हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सेट्स को रोस्टर टू सेट बिल्डर और सेट बिल्डर टू रोस्टर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इन एग्जांपल्स को जो भी बताएं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, और ऑब्जर्व करने के बाद तुम जिस भी बुक को प्रेफर करना चाहो, लेकिन अगर तुम अभी पहली बार स्टार्ट कर रहे हो क्लास 11 तो हम बोलेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी सिंपल ले लो, एनसीईआरटी जरूर बनाना। उसके अलावा अगर तुम्हारा एम है कि तुमको मेंस की तैयारी करनी है तो वो प्लीज अभी से डिसाइड करो, और उसके अकॉर्डिंगली ही तुम्हारा प्रिपरेशन आगे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। और एकाएक मन में नहीं सोच लेना है कि तुम सारा कुछ एक साथ पढ़ सकते हो। कहने का मतलब सोचोगे कि इतना बड़ा करना है और तुम कॉम्प्लिकेटेड बनाना शुरू कर दो। ये स्टेप बाइज प्रोसेस है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अपने आप का
एक होता है माइंड डेवलप करना कि हमको कहाँ तक पहुँचना है, और उसके साथ साथ ऐसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा थिंकिंग कैसे डेवलप हो, ताकि तुम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सको। तुम्हारा स्टेप क्या होना चाहिए, तो अभी जस्ट एकदम सिंपल रखो। उसके बाद धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में हम तुमको पक्का बताएंगे कि आखिर मेंस के लिए तुमको क्या करना होगा, आईआईटी का तैयारी करना चाहते हो उसके लिए क्या करना होगा। अभी एकदम सिंपल रखो, पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बनाओ। अगर लगता हो कि तुम्हारे पास और टाइम है, हम बोलेंगे थोड़ा सा बेसिक आरडी शर्मा का क्वेश्चन बनाओ, अगर तुम्हारा एम है कि तुमको मेंस वगैरह करना है। फिर हम 1-2 महीने में तुमको कुछ बताएंगे, और क्योंकि अभी बेसिक है, एकाएक पढ़ते ही तुमको लगेगा कि एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने लगे, तो ऐसा कभी मत करना, स्टेप बाइज करना होगा। तो पहले जो भी बुक सजेस्ट किए वो बनाओ। लेकिन अगर एक और बात, किसी को लगता है कि नहीं हमको उस सेक्शन में नहीं जाना, मेंस वगैरह नहीं जाना, हमको केवल बोर्ड का मेन टारगेट रखना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो जिसको बोर्ड का टारगेट रखना है कि 11th-12th हम अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ लें, तो उसके लिए सिंपल एनसीईआरटी बना सकते हो। आर.एस. अग्रवाल भी अब जो नई बुक आ रही है वो भी अच्छी आ रही है, तो वो भी तुम बना सकते हो। तो अब सब लोग फर्स्ट एक्सरसाइज बना लो। इट मीन जहां भी तुमको लगता हो बुक में हो सकता है कहीं फर्स्ट और सेकंड दोनों बन जाए, किसी बुक में एक ही एक्सरसाइज में सारे टॉपिक दे दिए गए हों, तो जहां तक तुमको लगे कि बन सकता है रोस्टर टू सेट बिल्डर टू रोस्टर, वहां तक सब लोग कंप्लीट बना लो। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो अब तुम लोग जस्ट, अगर किसी को भी डाउट हो, हम वापस अगेन बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट में अपना डाउट लिखो, हम तुम्हारे डाउट को नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली क्लियर करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे।